राम राम सभी को। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के वो महान योद्धा जिन्होंने अपनी बुद्धि को शस्त्र बना न केवल विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम किया बल्कि संपूर्ण भारत की शक्ति को संगठित करने का प्रयास भी किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में कई किलो को जीत लिया। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने भारत की शक्ति, भारत की संस्कृति और हिंदुत्व का डंका पूरे विश्व में बजाया। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिन्होंने उनको छत्रपति बनाया, इसका विश्लेषण कर सकूं। शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि यूं ही नहीं दी गई। उनके कर्म, उनका साहस, उनका संगठन, उनका संचालन इस तरह का था कि अगर उनके जीवन की गाथा हम पढ़ते और सुनते हैं तो निश्चित तौर पर यह महसूस होता है कि शिवाजी महाराज एक अद्वितीय योद्धा थे। उनका नाम ही केवल महादेव के ऊपर नहीं था बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि वो स्वयं महादेव का स्वरूप हो। यूं ही नहीं उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता, यूं ही नहीं उनको छत्रपति कहा जाता। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये शिवाजी महाराज की जन्म कुंडली है। सबसे पहले हम लग्न से ही बात करेंगे। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति का लग्न उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहने में सक्षम होता है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष लग्न में जन्म उसके प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। उसके जीवन में किस तरह के कर्म वह करने वाला है इसके अनुसार ही मिलता है। आप देखेंगे शिवाजी महाराज का जन्म सिंह लगन में हुआ। सिंह लगन की विशेषता है कि यह सूर्य के समान तेज और शेर के समान बल प्रदान करता है। ऐसा ही शिवाजी महाराज का चरित्र रहा। सूर्य के समान उजला और सिंह के समान शक्तिशाली और दहाड़ता हुआ उनका चरित्र रहा। उनके शत्रु उनसे उसी प्रकार से थरथर कांपते थे जैसे कि जंगल में शेर से अन्य सभी जानवर कांपते हैं। शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और रही सही कसर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने पूरी कर दी थी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने संभाजी महाराज की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास किया था। वहां पर कुछ मित्रों ने कमेंट किया था कि आप शिवाजी महाराज की जन्म कुंडली का भी विश्लेषण कीजिएगा। तो सिंह लगन यह दिखाता है कि यह व्यक्ति राज करने के लिए पैदा हुआ है, सूर्य का तेज लेकर पैदा हुआ है। यह व्यक्ति सिंह की दहाड़ लेकर पैदा हुआ है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखना जिसका लग्न ही सिंह हो, उस व्यक्ति के अंदर सूर्य के समान, शेर के समान गुण पाए जाएंगे। निडर ऐसा व्यक्ति होगा। सिंह लगन वाले जातक का चेहरा देखकर ही ऐसा लगेगा कि क्या रौबदार व्यक्ति है। उसके साथ अगर लग्नेश बली हो जाए तो यहां पर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। देखिए, किसी भी जन्म कुंडली में लग्न व्यक्ति की फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है, किंतु लग्नेश अगर बली हो जाए, लग्नेश किसी प्रकार से लगन को प्रभाव दे दे, लगन में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए या केंद्र स्थानों पर अगर लगन का स्वामी बैठ जाए तो ऐसे में यह राजयोग कारक हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है, जब तक किसी जन्म कुंडली में लग्न बली नहीं होगा तब तक जन्म कुंडली में बनने वाले शुभ योगों के फल व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे कि लग्नेश सूर्य है, सूर्य केंद्र स्थान में बैठे हैं और लग्न पर ही अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न पर लग्नेश की दृष्टि आना अर्थात सूर्य के गुण इस जातक के अंदर प्रबल हो जाना, सिंह के गुण, सिंह जैसा साहस इस जातक के अंदर प्रबल हो जाना, जिस कारण की छत्रपति कहलाए, जिस कारण मात्र 16 वर्ष की आयु में इनको ऐसा साहस, इनको ऐसा शौर्य प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में तो हम देखते हैं कि 16 वर्ष के बच्चे कर क्या रहे हैं, निब्बा निब्बी का खेल खेल रहे हैं। उनको ना देश की पड़ी है, ना अपनी पड़ी है, ना उनको अपने करियर की चिंता है। ज़्यादा से ज़्यादा करियर के लिए वो क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं।
या फिर ये रोते फिर रहे हैं कि आज मुझे वो लड़की छोड़ के चली गई, आज मुझे वो लड़का छोड़कर चला गया। हमारे पास कितने निब्बा निब्बी के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, वो लड़की मुझे क्या वापस मिलेगी, वो लड़का मुझे पसंद करता है नहीं करता है। अब एस्ट्रोटॉक जैसी ऐप्स का तो बिजनेस ही इस पर चल रहा है। अगर एस्ट्रोटॉक जैसी ऐप्स पर आप आज के समय में जाएंगे, अगर आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, तो आपको सुबह से शाम तक अगर 100 कॉल्स आएंगी तो 100 में से 80 से 90 कॉल्स इन निब्बा निब्बियों की होंगी। और क्वेश्चन क्या होगा, क्या वो लड़की मुझे पसंद करती है, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, या मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, क्या उससे मेरी शादी हो पाएगी, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो मुझसे कब बात करेगा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो मुझे कब अनब्लॉक करेगा। तो आज की जनरेशन को देखकर ये दुख होता है कि कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और कहाँ आज हम। एक वो जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में महान शौर्य का प्रदर्शन किया, और एक आज की जनरेशन है जो 16 वर्ष की आयु में, चलिए ठीक है, आप देश के बारे में सोचने की क्षमता नहीं रखते, किंतु कम से कम अपने परिवार और अपने करियर के बारे में तो सोचिएगा। मगर उनको क्या करना है, या तो इंस्टा पर नाचना है या फिर गालियाँ बकनी है। अभी ये जो आप इस तरह के यूट्यूब देखेंगे, अभी जैसे कि समर रैना हाल फिलहाल में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, रणबीर इलाहाबादिया की बहुत कंट्रोवर्सी हुई। तो ये जो आजकल की 16 साल की 17 साल की जनरेशन है, ये यही कर रही है, ये सॉफ्ट पॉर्न, गाली गलोच वाली कॉमेडी करना, यूट्यूब पर आ जाना, और उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक इनको लाइक करने लगती है, फेमस हो जाते हैं। तो ये होता है शुरू इसी एज में। किसी को कोई शौर्य का काम नहीं करना, किसी को देश की, अपनी जाति की चिंता नहीं, हिंदुत्व की चिंता नहीं। आज हिंदू समाज अपने देश में ही अल्पसंख्यक हो चुका होता अगर 2014 में देश की सत्ता मोदी जी नहीं संभालते। ये एक अकाट्य सत्य है। और ये भी एक सत्य है कि अगर आज मैं हूं या कोई भी व्यक्ति अगर आज सोशल मीडिया पर अगर हिंदुत्व की बात कर रहा है ना, तो ये केवल और केवल मोदी जी का बल है। 2014 से पहले ना किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हिंदुत्व को कोई समर्थन भी दे दे, क्योंकि जो लोग सत्ता में थे ना, वो हिंदुत्व की बात करने मात्र से ही किसी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल देते थे। हमारे देश में हम ही दूसरे दर्जे के नागरिक हो चुके थे। खैर, जो हुआ हुआ, मगर आज भी अगर हम देखते हैं कि मोदी जी के अलावा जितना वो कर रहे हैं, उसके अलावा कहीं ना कहीं हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, कि हम आगे कुछ करें। चलिए शिवाजी महाराज की कुंडली पर लौट कर आते हैं, वरना तो ये तो बहुत सारा डिस्कशन हो जाएगा। तो ठीक है, आप किसी भी जन्म कुंडली में देखिएगा, अगर उस व्यक्ति का लग्न सिंह है और लग्नेश सूर्य किसी प्रकार से लगन पर प्रभाव दे दे, तो व्यक्ति सिंह के समान ही तेजस्वी पाया जाता है, रौबदार पाया जाता है। और सिंह लगन की एक और खासियत है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं IAS IPS बन पाऊंगा, या बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर पाऊंगा। तो आप देखेंगे इस लगन की एक खासियत यह है कि अधिकांशतः राजनीति में जाने वाले, प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले लोगों की जन्म कुंडली में लग्न में या तो सिंह राशि होगी, अथवा लग्न में सूर्य बैठा होगा, या फिर लग्न पर सूर्य की दृष्टि होगी। क्योंकि बिना जब लग्न पर सूर्य के प्रभाव के कोई व्यक्ति ना राजनेता बन सकता है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। इनका तो लग्न भी सिंह था, इनके तो लग्न पर भी सूर्य की दृष्टि है, तो इनका तो जन्म ही इनके प्रारब्ध ने निश्चित किया था राजा बनने के लिए, छत्रपति बनने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे जन्म कुंडली के 3 और 11 भाव हमारे हाथों के भाव होते हैं, हमारे कौशल के भाव होते हैं। इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं ना, वो आप देखेंगे लाभ भाव में बैठे हैं मंगल, अर्थात एक हाथ में बैठा है हथियार और एक हाथ में बैठा है कर्म, अर्थात इन्होंने अपने हाथों में हथियार ले रखे हैं। एक व्यक्ति जिसके पास शौर्य हो, बल हो, साहस हो, वो व्यक्ति अगर हाथों में हथियार लेकर चलेगा तो निश्चित तौर पर वह शत्रु के लिए
काल सिद्ध होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, जब मैंने संभाजी महाराज की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था, तो मैंने कहा था कि किसी भी कुंडली में 3, 6 और 1 का संबंध बनना यह निश्चित करता है कि व्यक्ति के अंदर अतुल पराक्रम होगा। आप देखेंगे इस कुंडली में षष्ठेश स्वयं से शनि है और शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, तो 3 और 6 का संबंध बना। और लग्नेश स्वयं से षष्ठेश की राशि में बैठे हैं, अर्थात सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पर सूर्य भी किसी न किसी तरह से शनि को प्रभाव दे रहे हैं। और अगर हम नाड़ी ज्योतिष के नियमों की बात करते हैं तो शनि और सूर्य एक दूसरे के त्रिकोण में है, तो युति की तरह भी माने जाएंगे। तो यहाँ पर 3, 6 और 1 का संबंध बन गया, जो कि इनको अतुल पराक्रम दे रहा है। किंतु यहाँ पर इतना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो सप्तम भाव में बहुत ही सुंदर राजयोग बना हुआ है। सुंदर राजयोग क्यों? क्योंकि गुरु और सूर्य की युति है, जिसे कि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जीवात्मा योग है। जब भी किसी जातक की कुंडली में शनि और गुरु और सूर्य युति के साथ माने देखेंगे आप, तो आप देखेंगे ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके बाद गुरु की नवम दृष्टि आ जाती है शनि के ऊपर, तो यहाँ पर गुरु और शनि का योग भी बन जाता है। गुरु और शनि का योग दिखाता है कि यहाँ पर कर्म धर्म योग का निर्माण हो गया। कर्म धर्म योग का निर्माण होने से इस व्यक्ति के कर्मों में बहुत ही पवित्रता होगी। यह व्यक्ति जो भी कर्म करेगा वह समाज हित के लिए करेगा। तो गुरु सूर्य शनि का यह योग इनके कर्मों को देश सेवा राष्ट्र सेवा में समर्पित कर रहा है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इस कुंडली में हम देखेंगे। इस कुंडली में चंद्र उच्च के होकर बैठे हैं। शिवाजी के चरित्र के पीछे, उनके चरित्र निर्माण के पीछे उनकी माता का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी माता का मार्गदर्शन ही उनको छत्रपति बनाने में सक्षम हुआ। उनकी माता ने ही उनको कूटनीति सिखाई, युद्ध कला में भी पारंगत करने की कोशिश की। हालांकि उनके गुरु और भी थे, घुड़सवारी आदि भी सिखाई। तो जब तक किसी जन्म कुंडली में चंद्र बलि नहीं होगा, तब तक माता का ऐसा सहयोग किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, और चंद्र के जो डिपॉजिटर हैं वो भी अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। चंद्र भी उच्च हो गए, माता का कारक, और चंद्र का डिपॉजिटर भी उच्च स्थिति में आ गया। तो यह यहाँ पर अपने आप में एक और बड़ा राजयोग बनाता है। साथ ही साथ क्योंकि चंद्र को नैसर्गिक रूप से प्रजा का कारक ग्रह माना गया है, और प्रजा का कारक ग्रह होकर वो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में ये दिखाता है कि इनको प्रजा का, समाज का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, जिससे कि यहाँ पर राजकर्म योग का निर्माण हुआ, राज सत्ता योग का निर्माण हुआ, और वहाँ पर प्रजा के सहयोग से, माता के सहयोग से इनको अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। और ज्योतिष में, या फिर अगर हम साधारण व्यक्ति की बात करें, जब तक व्यक्ति का मन प्रबल नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जब तक किसी जन्म कुंडली में चंद्र बलि नहीं होगा, तब तक किसी व्यक्ति को साहस आएगा ही नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र बलि होकर चतुर्थ भाव अर्थात मन के भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो यह योग भी इनको साहस दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे चंद्र के आगे अगर जो ग्रह बैठे हैं, राहु बैठे हैं और मंगल बैठे हैं। मंगल क्या है? मंगल अपने आप में साहस का कारक ग्रह है। तो यहां पर चंद्र अर्थात मन में साहस आया था और राहु उसका विस्तार कर देता है। अब यह योग क्या करता है? यह योग ना चंद्र मंगल राहु का जब भी आप इस तरह से देखेंगे, युति में होगा या लगातार भाव में होगा ना, ये व्यक्ति को इस तरह की स्थिति में फंसा कर रखता है कि वहां पर उसको बार बार एक्सीडेंट से गुजरना पड़ता है, शत्रु से गुजरना पड़ता है, बार बार धोखों से गुजरना पड़ता है। उस तरह की स्थिति ऐसे व्यक्ति के साथ में बनती और ये ऐसी स्थिति शिवाजी महाराज के साथ भी रही। समय समय पर उनको धोखा दिया गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु का कारण उनको विष देना भी था। उनकी सामान्य मृत्यु नहीं थी, एक लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हुई और उसका कारण यही था कि उनको किसी ने धोखे से विष दिया था। तो जब भी किसी जन्म कुंडली में आप चंद्र और राहु का योग देखेंगे ना, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह के धोखे होने की संभावना होती है। वहां पर मंगल का प्रभाव आ जाए तो वो आपको इस तरह की परिस्थितियों में फंसा कर रखता है, यानी युद्धात्मक परिस्थितियों में फंसा कर रखता है, जैसे कि शिवाजी महाराज को फंसा कर रखा। इसके बाद आप देखेंगे केतु यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव मन का भाव है, तो वहां पर केतु बैठकर इनके विचारों को पवित्र कर रहा है, मन को पवित्र कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे शुक्र जो कि धन का कारक ग्रह है,
नैसर्गिक रूप से धन का कारक ग्रह वह उच्च का होकर बैठा है। उच्च का होकर बैठने से ये दिखाता है कि अपने जीवन में धन भी काफ़ी प्राप्त करेंगे, जैसा कि शिवाजी महाराज ने बहुत ज़्यादा धन अपने जीवन में प्राप्त किया। कहा जाता है जब इनका राज तिलक किया गया था तो उस समय का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हुआ था, मुझे नंबर याद नहीं है, मगर बहुत बड़ा आयोजन उस समय किया गया था। तो वो दिखाता है शुक्र की स्थिति। किंतु शुक्र के साथ ना केतु भी बैठे हैं, जलीय राशि में बैठे हैं, तो नाड़ी ज्योतिष में इसको पदम योग कहा गया है। कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र के त्रिकोण में जलीय राशि में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को धन तो मिलता ही मिलता है, किंतु ऐसे व्यक्ति का धन के प्रति कोई बहुत बड़ा मोह नहीं होता। वो स्वयं के लिए खर्च नहीं करता, वो जन कल्याण के लिए खर्च करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जन कल्याण के लिए पैसा खर्च ना करे, अगर आपकी कुंडली में भी ना किसी तरह से शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव आ रहा है, आप देखेंगे आप अगर जो भी कमाएंगे उसको केवल अपने तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे, उसको अपने बैंक बैलेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने सुख के लिए उपयोग करने की कोशिश करेंगे, तो यह योग आपको धन संबंधी परेशानी देनी शुरू कर देगा। वहीं अगर आप अपने धन को समाज सेवा में समर्पित करेंगे, जन कल्याण में समर्पित करेंगे, तो यह योग आपको धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देना शुरू कर देगा। अगर आप कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिससे बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, तो यही योग आपको धन की वृद्धि देना शुरू कर देगा। पिछली वीडियो में मैंने संभाजी महाराज की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। अब देखिएगा, ज्योतिष में किसी एक ही कुंडली से आप पूरे परिवार के बारे में जान सकते हैं, और कोई एक कुंडली आपको बता देती कि परिवार में जो अन्य लोग होंगे उनकी जन्म कुंडली में ग्रह योग कैसे बनेंगे। आप देखो, यहाँ पर चंद्र अपनी उच्च राशि में है, ठीक है। अगर आप संभाजी महाराज की जन्म कुंडली में भी देखेंगे तो चंद्र अपनी उच्च राशि में है, अर्थात मानसिक बल इनके कुल में विरासत में चला है। साथ ही साथ आप देखेंगे संभाजी महाराज की कुंडली में भी गुरु और सूर्य का योग है, शिवाजी महाराज की कुंडली में भी गुरु और सूर्य का योग है। संभाजी महाराज की जन्म कुंडली में भी शनि तृतीय भाव में वक्री होकर बैठे हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज की कुंडली में भी शनि तृतीय भाव में ही वक्री होकर बैठे हैं। इसलिए हम नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं कि अगर कोई एक कुंडली हमारे सामने जब आती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की जो कुल की चैन चल रही है, परिवार की चैन चल रही है, पूर्वजों की चैन चल रही है, वो किस तरह की है, इनके जीन्स किस तरह के हैं, इनकी भविष्य में कार्यप्रणाली किस तरह की रहेगी, और भूतकाल में किस तरह की रही है। अगर मान लीजिए संभाजी महाराज की कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर चंद्र उच्च क्यों मिला, कि कहीं ना कहीं परिवार में मानसिक बल है। गुरु सूर्य का योग क्यों मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार में मान सम्मान आदर और राजसुख है। उसके बाद कर्क लगन ही क्यों मिला। अब देखिएगा, कर्क लगन हो या सिंह लगन हो, दोनों राजसिक लगन है, जहां चंद्र को रानी माना गया है, सूर्य को राजा माना गया है। तो जो लगन भी मिलते हैं, जो ग्रहों के प्लेसमेंट भी मिलते हैं, वो आप देखेंगे। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई योग बन रहा है तो उसके सिमिलर योग ही आपकी संतान की कुंडली में बनेंगे। अगर कोई योग आपके पिता की कुंडली में होगा तो उसका प्रभाव आपकी कुंडली में भी आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर शनि वक्री है, तो वहां पर भी शनि वक्री हुआ, तृतीय ही भाव में हुआ, क्योंकि हाथ में कर्म, हाथ में पराक्रम तभी आएगा जबकि तृतीय भाव पर, तृतीयेश पर शनि का प्रभाव आएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुंडली में भी 3-6 का योग बना शनि के द्वारा, संभाजी महाराज की कुंडली में भी 3-6 का योग बना शनि के द्वारा। तो यह योग ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिकल होते हैं। तो इस तरह से किसी भी जन्म कुंडली में ग्रह योगों से हम यह जान सकते हैं कि व्यक्ति का प्रारब्ध क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा स्टोसूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।